हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से हम क्लास 8 का चैप्टर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया कंटिन्यू करने वाले हैं। सो प्रीवियस दो क्लासेस पे हमने कॉलोनियल एरा किसे कहते हैं, कॉलोनिज्म किसे कहते हैं और इसके कोर फीचर्स क्या हैं। साथ में हमने एज ऑफ कॉलोनिज्म पढ़ लिया और हमने ये भी जाना कि बिफोर द यूरोपियन कॉलोनिज्म इंडिया को क्यों वेल्थ ऑफ या फिर हम वेल्थ ऑफ की बात करें, सॉरी, हम यहाँ पे अगर प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, जो सोने की चिड़िया जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, क्यों कहा जाता था, क्यों एक वेल्दी कंट्री कही जाती थी इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोर्तुगीज़ के बारे में, या फिर जो पुर्तगाली हम सिंपली कहते हैं। तो पुर्तगालियों से एक चीज़ याद आती है कि हम सभी ब्रेड खाते हैं। और ये जो ब्रेड का ट्रेंड है ना इंडिया में, ये पुर्तगाली ही लेकर आए थे इंडिया में। और सबसे पहले जो ब्रेड है वो गोवा में फेमस हुई थी, मतलब गोवा में बननी स्टार्ट हुई थी, उसकी लोफ बनती थी। और अभी तो आप 8th क्लास में, बट अगर आप क्लास मे बी नाइन्थ नाइन, मुझे एकदम श्योरिटी नहीं है कि वो कौन सी क्लास का चैप्टर है। मे बी 9th का ही चैप्टर है या 10th का ही चैप्टर है या 8th का भी हो सकता है। मुझे वो इंग्लिश का चैप्टर बिल्कुल भी याद नहीं है, बट हाँ वो इंग्लिश का चैप्टर था, इंग्लिश मीडियम का। और एनसीईआरटी में ही आपको ओल्ड एनसीईआरटी में वो चैप्टर मिलेगा। तो उसमें बताया जाता है ब्रेड की जर्नी के बारे में कि किस तरीके से इंडिया में आती है और कैसे एक टाइम पे इंडियंस के लिए वो बहुत एक यूनिक फूड आइटम था। और उस टाइम पे कितना कॉस्टली होता था, लोग जब खाते थे तो कैसे उनको खुशी होती थी और उसकी स्मेल कैसे फैलती थी। तो ये सारी चीज़ उस चैप्टर के अंदर बताई गई है। बट ये जो चैप्टर है ये इंग्लिश का चैप्टर है और मुझे एग्जैक्ट क्लास नहीं पता है, याद नहीं है, पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। सो पुर्तगालियों की बात आई तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है यहाँ पे। तो पोर्तुगीज़ ही इंडिया में हमारी ब्रेड लेकर आए थे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो हम खाते हैं, वो भी पोर्तुगीज़ लेकर आए हैं, जैसे कि आलू की अगर हम बात कर लें हम। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द पोर्तुगीज़ इन इंडिया। सो आप ऑलरेडी ये तो जान चुके हो कि 1498 में जो वास्को डिगामा है वो इंडिया होता है। मतलब एक इंडियन ओशन का जो सी रूट है वो उसको मिल जाता है ट्रेडिंग के लिए। सो वो पहला पुर्तगाली था, वो पहला ही यूरोपियन हम कह सकते हैं जो इंडिया में आया था और जिसने बाकी यूरोपियंस के लिए दरवाजे खोल दिए थे, इंडिया में आने के रास्ता बता दिया था उन्हें। So, the Portuguese were the first European to arrive in India by sea. They came in 1498 and were the last to leave in 1961. अब जरा सोचो कि पोर्तुगीज ही पहले यूरोपियंस रहे जो इंडिया में आए और यही लास्ट यूरोपियंस रहे जो इंडिया से बाहर गए। मीन्स ये इंडिपेंडेंस के बाद भी रहे, उनको जबरदस्ती भगाया गया है गोवा से, वरना इन्होंने तो पूरा अपना अड्डा ही बना लिया था वहां पर। सो आप ये वाला मैप देखिए, यहाँ पर ये जो मैप है, तो यहाँ पर आपको कुछ की सेटलमेंट्स नजर आएंगी पोर्तुगीज की, जैसे जो दमन वाला एरिया है, दीव, दादर एंड नागर हवेली, कैलिकट और ये नागापट्टनम, कोची और हुगली, जो ये वाले एरियाज हैं, कुछ की सेटलमेंट्स थी पोर्तुगीज की जहाँ पर ये बस चुके थे। अब ये जो कैलिकट है, हाँ ये ध्यान रखना कि कैलिकट के रास्ते से ही वो पहली बार इंडिया में जो है एंटर किया था, इसी रास्ते से वो इंडिया के अंदर आ गया था। तो हम ये कहें कि इसका जहाज भी जो है इसी पोर्ट पे आके रुका था। सो अराइवल एंड एक्सपेंशन, कि पोर्तुगीज इंडिया में आते हैं, उनका अराइवल होता है और उनका एक्सपेंशन किस तरीके से होता है। सो अराइवल की जब वो आ गए और विस्तार कैसे किया उन्होंने अपना, ये हम पढ़ेंगे। सो वास्को डिगामा रीच कैलिकट, जिसको उस टाइम पे खो खोजी कोजी खोड़े के नाम से भी जानते थे और आज के टाइम पे भी हम जानते हैं इसको। तो ये 1498 में आए थे। दिस ओपन अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया बाय पासिंग द लैंड रूट्स कंट्रोल्ड बाय अरब एंड वेनिशियंस, सॉरी
वेनेटियन मर्चेंट्स। वेनेटियन मर्चेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो अरब वाला रास्ता था हमारा, वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर्स थे वो भी रूल कर रहे थे, प्लस जो अरब में और भी रूलर्स रहे, जैसे पावरफुल रूलर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी रूल कर रहे थे। अगर लैंड के रास्ते से हम आते हैं तो चाहे हम इंडिया की बात करते हैं, तो अगर आपने 7th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा एमर्जेंस ऑफ एम्पायर वाला, या फिर कि किस तरीके से एक स्टेट जो है वो किंगडम बन जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो रूलर्स है ना वो क्या करते हैं, सी रूट्स पे अपना कंट्रोल रखते हैं, सी रूट्स पे कंट्रोल रखते हैं, प्लस ट्रेड रूट्स पे अपना कंट्रोल रखते हैं, और वहाँ से आने जाने वाले लोगों से टैक्स जो है वो वसूल करते हैं, एक तरीके से ट्रिब्यूट भी लेते हैं। तो वो वहाँ से आते और वहाँ से व्यापार करते उस रास्ते से, तो वो उनको बहुत कॉस्टली होता। बट है ये यूरोपियंस, इनके पास कहते हैं ना कि यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो चालाक होते ही होते हैं, मतलब अंग्रेज़ों पे भरोसा करने के लायक ही नहीं है। हम तो अंग्रेज़ी कहते हैं, बट अगर हम बात करते हैं यूरोपियंस की, तो इन्होंने अरब के रास्ते से ना आकर इन्होंने सी रूट फाइंड आउट किया, और अरब के रास्ते से आते तो सेम चीज़ इनको भी फेस करनी पड़ती कि ये जिस भी रास्ते से आते हैं इनको टैक्स पे करना पड़ता, ट्रिब्यूट देना पड़ता वहाँ के रूलर्स को। तो इन्होंने लैंड रूट ना चूज कर कर इन्होंने सी रूट को चूज किया, और ये इंडिया कैलिकट के रास्ते से आ जाते हैं। The Portuguese wanted to build a Christian empire in the east and use their strong navy to take control of key ports. तो वास्को डिगामा जो इंडिया आया था वो जाता है यहाँ से, जिसको फायदा ही फायदा होता है इंग्लैंड के मार्केट में, यहाँ से स्पाइसेस लेके जाता है और वहां जाकर मतलब 60 टाइम्स रेट जो है इंक्रीज करके बेचता है, 60 गुना फायदा होता है। सोचो एक इंसान को 2 गुना फायदा होता है वो कितना खुश होता है, उसको तो 60 गुना फायदा हुआ था। और उसको पता चल गया कि अगर मैंने यहाँ से ये चीज कंटिन्यू रखी तो एक टाइम आएगा कि मैं जो है इंडिया का सबसे रिच, मतलब इंडिया का सॉरी, पूरी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन सकता हूँ, रिचेस्ट मर्चेंट बन सकता हूँ। और उसके साथ साथ ही क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता था वो, तो वो थोड़ा डोमिनेटिंग था, वो इंडियन कल्चर को क्रिश्चियन कल्चर में चेंज करना चाहता था। और जब वो दोबारा इंडिया आता है, वो क्या करता है, यहाँ पर लोगों को टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। जो मर्चेंट्स होते थे, गिल्ड्स होते, जो इंडियन गिल्ड्स थे, उनके ग्रुप को तोड़ना, उन पे टैक्स, उनसे मैरी टाइम टैक्स लेना। अभी आप आगे करतार सिस्टम के बारे में भी पढ़ोगे कि करतार सिस्टम भी जो है इम्पोज किया जाता है यूरोपियंस के थ्रू। तो ये क्या करते हैं कि अब जो हमारी अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी के थ्रू हमारी की पोर्ट्स पर कंट्रोल करना चाहते थे, और चाहते थे कि इंडिया को एक क्रिश्चियन एम्पायर में कन्वर्ट कर दे। इसलिए अगर आप कभी गोवा जाते हो और वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत सारे आपको चर्च मिलेंगे, और नॉट इवन इन गोवा, जितनी भी यूरोपियंस के सेटलमेंट्स रही हैं, जितनी भी यूरोपियन की सेटलमेंट्स रही हैं, उन सभी जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे केरला हो, हैदराबाद हो, इवन हमें दिल्ली में भी देखने को मिलते हैं, हर स्टेट में है। बट नाउ अडेज क्रिश्चियनिटी जो है वो हमारे इंडिया के रिलीजन में से एक है, जो हमारी 8 मेन रिलीजन है उनमें से एक है। और जैसे कि हम जानते हैं हमारा इंडिया सेकुलर है, तो हम सभी रिलीजन्स को इक्वल मानते हैं। बट उस टाइम पे क्या था कि जो यूरोपियंस थे वो चाहते थे कि हम क्रिश्चियनिटी को अपनाएं, और उनके अकॉर्डिंग हम इंडियंस अनसिविलाइज थे। जो हमारा हिंदुज़्म था, जो यहाँ पे मुस्लिम्स थे, पहले अगर हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं उस टाइम पे, तो बहुत ही बैकवर्ड था उनके अकॉर्डिंग। सो अब की सेंटर्स क्या रहे हैं अगर बात कर रहे हैं हम, तो गोवा जो है इनका की सेंटर रहा, मतलब कि मुख्य केंद्र तो यही था इनका। So 1510, conquered by Afonso de Albuquerque, it became the capital of the Portuguese state of India. तो ये कॉन्कर किया गया था अफोंसो के थ्रू। आप आगे की जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब इनके नाम की, अफोंसो दे अल्बुक्यू की, जो भी है, मतलब आपके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन इसकी हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन अल्बुक्यूके है। सो मे बी मैंने गलत बोला हो, बट यस, ये यूरोपियन नेम है तो थोड़ा डिफरेंट होगा।
इट बिकेम द कैपिटल ऑफ द पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। तो जितने भी पोर्तुगीज इंडिया में रहे उन सबकी जो है गोवा कैपिटल थी। अदर रीजन्स जो थे इसके अलावा, जो भी अब मैंने आपको मैप में दिखाए थे, जैसे दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, एंड मेनी प्लेसेस ऑन द मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट सॉरी। तो इन एरियाज के जो जितने भी मालाबार हिल्स जो है हमारे आज के टाइम का, जो कोरोमंडल कोस्ट है, इस एरियाज के जितने भी पोर्ट्स रहे या फिर जितनी भी सिटीज आसपास थी, वो इनके की सेंटर्स रहे। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्टिक्स ऑफ डोमिनेंस, कि इन्होंने हमें डोमिनेट करने की क्या क्या तकनीकें अपनाई, क्या तरीके लगाए। अभी मैंने आपको करतार सिस्टम के बारे में बताया था। करतार सिस्टम क्या था कि जो नेवल आर्मी थी हमारी, जो हमारा सी रूट वाला एरिया था, वहां पर इन्होंने करतार सिस्टम लगा दिया कि अगर कोई भी रूलर सी रूट के थ्रू ट्रेडिंग के लिए कोई भी सामान बेचता है, एक्सपोर्ट करवाता है या इंपोर्ट करवाता है, तो उसको करतार, उसके पास करतार पास होना चाहिए। टोकन काइंड ऑफ था कि जिसमें आपको उस टोकन के थ्रू मतलब आपको परचेज करना पड़ता था। वो परचेजिंग क्या होती थी, एक तरीके से टैक्स होती थी कि जो आप पे कर रहे हो। और अगर आपने मराठा वाले चैप्टर में ध्यान दिया हो, तो जो शिवाजी थे और जो आंग्रे थे, आंग्रे उनके एक मतलब उनकी नेवल आर्मी के सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर थे, जो लीड करते थे, उसको बहुत स्ट्रैटेजिक थे। तो शिवाजी ने मना कर दिया था करदार सिस्टम पे करने से। उन्होंने कहा कि मैं ये टोकन जो है नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे एरिया से तो हम खुद से रूल कर सकते हैं, हम खुद से, हम तो फ्री में जो है यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। बाहर से आए हो तो बाहर जाओ। क्योंकि शिवाजी का अकॉर्डिंग यही था कि जब आप बाहर से आए हो तो आपको देना चाहिए, और ये बात सही थी। तो करतार सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा, ये मतलब ऐसा था कि अब आप जरा ये सोचो कि हम इंडियंस, हम अपनी कंट्री में रह रहे हैं, और हमें अपने डिसीजंस के लिए, अपनी चीज़ों के लिए किसी सेकंड पर्सन पे, जो कि आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग कर रहा है, या फिर सिविलियन ही नहीं है उस जगह का, ना हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ना हमारे जैसा है, और हम उससे डर रहे हैं, तो यूनिटी ही नहीं थी। तो द करतार सिस्टम, ऑल शिप्स इन द अरेबियन सी had to buy a करतास परमिट। तो करतास का मतलब कहता है परमिट, क्या आपको परमिशन लेनी होगी इस रास्ते से रूट करने के लिए। शिप्स विदाउट इट वर सीज्ड एंड देयर कार्गो वाज टेकन। अगर बिना करतास पास के कोई ट्रेडिंग करता था या कोई उस रास्ते से जाता था, तो उसकी शिप को सीज कर लिया जाता था। दिस हेल्प द पोर्तुगीज कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड फ्रॉम फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर। और इस चीज ने, इस करतार सिस्टम ने पोर्तुगीज को पूरे 100 सालों तक मदद करी, और जो इंडिया के स्पाइसेस थे जो यहाँ से जा रहे थे, उस पर कंट्रोल करने में आसानी हो गई। अग्रेसिव डिप्लोमेसी, द पोर्तुगीज often use force and fought with local rulers like the Zomorin of Calicut and the Bijapur Sultanate। तो इनकी जो पॉलिसी थी बहुत ही अग्रेसिव थी, बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेट थे ये। अब था क्या कि ये जबरदस्ती लड़ते थे। आपने अभी आप आगे रानी अबक्का 1 एंड रानी अबक्का 2 के बारे में पढ़ोगे। तो रानी अबक्का 1 एंड रानी अबक्का 2, इन्होंने रेसिस्ट किया था, और इन्होंने काफी मतलब इन्होंने पोर्तुगीज को रेसिस्ट किया, भगाया वहां से, और इनके डोमिनेंस को खत्म किया, मतलब कम कर दिया ऑफनली, अगर हम ये कहें तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ जबरदस्ती उनके ऊपर कॉन्क्वेट करना, उन पे अपना कब्जा दिखाना, उनसे लड़ाई करनी शुरू कर दी। उसके बाद जो है थर्ड चीज, अगर हम थर्ड सब टॉपिक देखते हैं इसका, तो कल्चरल एंड रिलीजियस पे। अभी हमने देखा कि जो यूरोपियंस थे या फिर सिंपली पोर्तुगीज की बात कर रहे हैं, तो ये चाहते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है हमारी, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियन एम्पायर बन जाए। सो द पोर्तुगीज स्ट्रांगली प्रमोटेड क्रिश्चियनिटी थ्रू मिशनरीज। जैसे कि मैंने बताया कि क्रिश्चियनिटी को बहुत खुले में प्रमोट करते थे। रिलीजियस persecution, temples were destroyed and people were forced to convert, especially in Goa। तो इस गोवा जो था इनका, ये कहें कि इनके मतलब एक की सेंटर रहा इनका, इनकी कैपिटल रही। तो गोवा में तो चीज़ें हद से ज़्यादा हुई हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ जो क्रिश्चियंस हैं वो आपको गोवा में ही मिलेंगे, या फिर साउथ इंडिया में आपको मोस्ट ऑफ क्रिश्चियंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में नहीं रहते, रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ लोग जो हैं आपको वो वहीं से बिलोंग करते हुए नजर आएंगे। सो
होता क्या है कि इन्होंने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें होती हैं। देन द गोवा इंक्विजिशन 1560, a tribunal to punish people, Hindus, Muslims, and even new Christians who followed other religions. It was abolished in 1812. तो 1812 में abolish कर दिया गया था पूरी तरीके से। और एक तरीके से क्या हुआ कि 1560 के टाइम पे जो टाइम पीरियड रहा है ये वाला हमारा, ये बहुत बुरा रहा है गोवा के लिए। कि यहाँ पर जो हिंदू थे, मुस्लिम्स थे, और जो न्यू क्रिश्चियंस थे, न्यू क्रिश्चियंस मीन्स कि जो कन्वर्ट हो चुके थे, जिन्होंने मजबूरी में आकर क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था, उनको अदर रिलीजन फॉलो करने से मना किया गया। और अगर वो करते थे तो उसको उनको पनिश किया जाता था। इवन दे कांट वेयर द रिलीजियस सिंबल, उसको भी वो वेयर नहीं कर सकते थे, ना कोई टीका लगा सकते थे। तो मतलब जो चीज़ें थी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो चुकी थी उस टाइम पे। लॉस्टिंग lasting influence, they introduced European architecture, art, and many food items like chilies, potatoes, tomatoes, and cashews from America. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब इनका अगर इन्फ्लुएंस देखते हैं तो इन्होंने यूरोपियन आर्किटेक्चर जो था इनका, उसको इंट्रोड्यूस किया। आपने देखे होंगे जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं उनका जो उनका आर्किटेक्चर, जिस तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाता है, वो यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड होता है। इवन जो चर्च है उनकी, वो भी वैसे ही बने होते हैं। और जिस तरीके से उनके स्कूल्स में ही चर्च होते हैं, जैसे जो बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से होता है वहाँ पे। और वहाँ पे भी आपको कोई भी रिलीजियस सिंबल जो है वेयर करना, या किसी भी तरीके का कोई भी रिलीजियस धागा, ये सारी चीज़ें आपको मना करी जाती है वहाँ पर। और वहाँ पे फोर्स तो नहीं किया जाता बाइबल पढ़ने से किसी भी बच्चे को, बट हाँ उनको बाइबल के बारे में ज़रूर बताया जाता है कि बाइबल क्या है और क्या बताया गया है इसके अंदर। स्कूल के अंदर चर्च होता है। तो ऐसे ही जो है इसका एक इन्फ्लुएंस हम देखते हैं हमारे इंडिया में रह चुका है। और अगर हम फूड आइटम्स की बात करें, जैसे चिली, मिर्ची, और टमाटर, आलू, सॉरी काजू, ये सब जो है इन्होंने अमेरिका से यहाँ पे लाके इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हम बात करते हैं डिक्लाइन एंड लिबरेशन। अब डिक्लाइन कैसे हुआ ये? अब हमने ये तो जान लिया कि 1961 में ये यहाँ से चाहते हैं। अब 1961 में यहाँ से चाहते हैं, लेकिन रीज़न तो रहा होगा, क्योंकि आज़ादी के बाद जाते सबसे लास्ट यूरोपियन सही होते हैं, फर्स्ट भी यही होता है, लास्ट भी यही होते हैं। सो अदर यूरोपियंस पावर लाइक द डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच अराइव्ड एंड द पोर्तुगीज मोनोपोली एंडेड। तो क्या होता है कि जितने भी अदर यूरोपियंस पावर, जैसे कि डच, ब्रिटिश, स्पेशली ब्रिटिश इसके टाइम पर, और जो फ्रेंच थे, जब यहाँ पर आते हैं तो वहीं से जो पोर्तुगीज है उनकी मोनोपोली, उनका एकाधिकार खत्म होने लगता है। क्योंकि भाई और भी पावर आ चुकी है। अभी तो हम आगे चैप्टर में जानेंगे कि एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुई हैं। एंग्लो फ्रेंच वॉर मीन्स कि जहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है अलग इंडियन रूलर्स का, मतलब दूसरे इंडियन रूलर्स का साथ दे रहे हैं, वहीं जो फ्रेंच हैं, जो फ्रांसीसी हैं, वो भी साथ दे रहे हैं। फ्रांसीसी भी जो है इंडियन आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं यूरोपियन स्टाइल में। तो ये सारी चीज़ें हमें भी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हम कार्नेटिक वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो जब अदर यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर आना स्टार्ट होती हैं, वो भी पावर में आने लगती हैं, तो धीरे धीरे जो है पोर्तुगीज की मोनोपोली खत्म होने लगती है। क्योंकि अब पोर्तुगीज ही नहीं रहे यहाँ पर जो अकेले पावरफुल है, और भी यूरोपियन पावर्स आ चुकी है। दे लॉस्ट मेनी फोर्ट्स एंड सेटलमेंट। अब इसकी वजह से वो अपने बहुत सारे किले और सेटलमेंट्स खो देते हैं। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, Portugal still held गोवा, दमन एंड दीव। तो इंडिया जब 1947 में आज़ाद हो जाता है, उसके बाद भी जो पुर्तगाली होते हैं वो गोवा, दमन और दीव में रह रहे होते हैं। On 19th December 1961, Operation Vijay was launched by India and these territories were liberated. This ended 451 years of Portuguese rule in India. सो 19 दिसंबर 1961 को क्या होता है कि इंडिया के थ्रू ऑपरेशन विजय लॉन्च किया जाता है। मैरीटाइम ऑपरेशन होता है ये। और
जो जितनी भी टेरिटरीज होती हैं जो उस टाइम पे पुर्तगालियों के अंडर होते हैं उनको लिबरेट करवाया जाता है, उनको आज़ाद करवाया जाता है। और ये जो है 451 सालों का जो रूल होता है, जो पोर्तुगीज यहाँ पर करके जा रहे होते हैं, उसको ख़त्म करता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्विक समरी की, अगर देखें हम सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में। सो पहला अराइवल जो है वो 1498 में होता है कि सबसे पहले वास्को डी गामा आता है कैलिकट के रास्ते से, मतलब इंडिया के कैलिकट पे। कैपिटल जो थी इनकी गोवा थी 1530 से ही। और ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं तो एक करतार सिस्टम फॉलो करते थे ताकि अरेबियन सी वाला रास्ता जो अपने कंट्रोल में कर सके, एक तरीके का परमिट देते थे। इनकी लेगेसी क्या रही, कल्चरल लेगेसी की बात करते थे, कलनरी एक्सचेंज करते थे और वेपन्स का एक तरीके से। और इन्होंने क्या कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। और 1961 में जो है ऑपरेशन विजय के थ्रू इनको यहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम जाने तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पोर्तुगीज थे उन्होंने कुछ फूड आइटम्स जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि पटाटो, टमाटो, चिलीज, कैशू एंड पाइन। ओके, सो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेसिस्टेंस टू पोर्तुगीज रूल, कि कौन कौन जो है रेसिस्ट करता है पोर्तुगीज की पावर को। सो आज की क्लास में तो हम इतना ही जानेंगे, बाकी इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर यूजफुल लगे, सो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।